हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। तो आज हम पॉलिटी में प्रस्तावना को समझते हुए चलेंगे। तो प्रस्तावना है प्रियम्बल। तो जब हम संविधान को जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो एनकाउंटर होता है, सबसे पहले जो हमारी मुलाकात होती है वो प्रस्तावना से होती है। तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, संविधान की आत्मा, संविधान का कुंजी नोट आदि संज्ञाएं दी गई। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग संज्ञाएं दी है। जिस प्रकार से जैसे ठाकुरदास भार्गव प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताते हैं। ठीक है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तथ्य में आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे B.R. अम्बेडकर को आर्टिकल 32 को, वहां अनुच्छेद 32 को वो क्या बता देते हैं कि संविधान की आत्मा। इस तरीके से काफी जगह संविधान की आत्मा, अंतरात्मा शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो अमूमन अगर कहा जाए कि संविधान की आत्मा यानी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो प्रस्तावना है आपका प्रियम्बल है। तो हम इसका छोटा सा बैकग्राउंड देखते हुए चलते हैं, फिर हम इसे आगे समझेंगे। तो बैकग्राउंड अगर हम इसका देखें, इसका पृष्ठभूमि अगर हम देखें, तो पृष्ठभूमि में आपको नजर आएगा कि हमारी संविधान सभा जो थी, जिसने भारत के संविधान को बनाने का काम किया, ठीक है, तो उसकी जो मीटिंग्स होती थी, उसी की एक मीटिंग जो थी वो 13 दिसंबर को 1946। तो 13 दिसंबर 1946 की इस मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर के आए, एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव ही नहीं बना प्रस्तावना में। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया और यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारी प्रस्तावना बना, या हमारे संविधान के प्रियम्बल के रूप में जाना गया। तो यदि आपसे पूछे कि भैया प्रस्तावना का प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर के आया, तो आपका उत्तर होगा उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे संविधान सभा में 13 दिसंबर को, और वही जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही हमारे देश की क्या बना, प्रस्तावना बना। अब ये जो पृष्ठभूमि अगर प्रस्तावना का आप देखो, तो ये प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान में भी देखने को मिलेगी आपको। तो काफी कुछ मिलता जुलता है अमेरिका की प्रस्तावना में और भारत की जो प्रस्तावना में। तो अमेरिका में प्रस्तावना को या उस जो पत्र है उसको डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द आपको मुख्यतः देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके पास अभी सामने पर प्रस्तावना नहीं लिखा हुआ है, तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और अपने सामने प्रस्तावना का इंतजाम करें, या फिर किसी पर्चे में उस प्रस्तावना को लिख लें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में उसको समझाते हुए चलता हूँ। खैर, तो प्रस्तावना है क्या? असल में जब आप मुख्य दस्तावेज पर या डॉक्यूमेंट को आप पढ़ते हो, प्रस्तावना को पढ़ते हो, तो आपको कुछ वहां पे महत्वपूर्ण तथ्य दिखाई देते हैं। तो मैं आपको पूरी प्रस्तावना तो नहीं लिखूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं महत्वपूर्ण उसके आपके वर्ड्स उसको लिखते हुए चलूंगा। जैसे आप शुरुआत करते हो, तो वहां पर सबसे पहले आपका सामना होगा कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमन कॉन्स्टिट्यूट, ये हैविंग सोलमन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, यानी कि हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं। तो वहां से आपको भारत की प्रकृति पता चलती है कि वो जो संविधान के निर्माता थे वो भारत को क्या बनाना चाहते थे। तो उन्होंने भारत को बनाया सोवरेन, यानी कि संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न। संप्रभु होने का मतलब क्या है? संप्रभु होने का मतलब है, सोवरेन होने का मतलब है कि हमारे देश किसी भी अन्य देश के अधीन नहीं है। यानी कि हमारे देश का राष्ट्रपति हमारा राष्ट्र प्रमुख है, और ब्रिटेन की, क्योंकि हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो ब्रिटेन के उपनिवेश से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो 26 जनवरी को जिस दिन संविधान लागू हुआ, तो हम कहते हैं कि भारत ने अपने आप को संप्रभु घोषित कर दिया। साथ ही दूसरा जो आपको इसमें शब्द देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, वो शब्द है आपका सोशलिस्ट, समाजवादी। तो ये सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी शब्द क्या है? तो भारत जब स्वतंत्र हुआ, तो भारत के सामने विचारधारा ये थी कि हम किस तरीके से देश को आगे बढ़ाएं। तो उस समय के जो नेता थे उन्होंने चुना मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में आप पढ़ते ही होंगे, हम पूंजीवादी हो सकते थे, हम समाजवादी हो सकते थे, लेकिन हमने अर्थव्यवस्था को चलाया पूंजीवाद के तरीके से। और
ये पूंजीवाद के तरीके से मैं कह रहा हूँ, ये पूंजीवाद और समाजवाद के तरीके से, यानी कि दोनों का मिश्रण हमने रखा, तो ये हो गई मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये जो शब्द था समाजवादी या सोशलिस्ट शब्द था, ये इंदिरा गांधी के जमाने में जोड़ा गया, यानी कि संविधान के संशोधन के द्वारा, या 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा से जोड़ा गया था। अब याद रखना, ये मूल प्रस्तावना में शब्द आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो इंदिरा गांधी ने, क्योंकि सोवियत संघ के साथ हमारी मित्रता की संधि हो चुकी थी उस समय तक, तो उनको भी खुश करना था, तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान प्रस्तावना में ही संशोधन कर दिया और प्रस्तावना को संशोधित करके उसमें एक शब्द मिला दिया। तो अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, क्या प्रस्तावना संशोधित हो सकती है? तो आज उसका उत्तर है कि हाँ, प्रस्तावना संशोधित हो सकती है। लेकिन इसमें दो बात महत्वपूर्ण है। एक है 1960 का बेरूबारीवाद। तो 1960 के बेरूबारीवाद में कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान के निर्माताओं के दिमाग की कुंजी तो है, परंतु यह संविधान का भाग नहीं है, इसीलिए इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। यानी कि इस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संशोधित नहीं होगी, परंतु अपने पुराने जजमेंट को पलटते हुए 1973 में केशवानंद भारती केस, अभी हाल ही में केशवानंद भारती की मृत्यु हो गई है, ठीक है, केरल के ये शंकराचार्य के मठ के। तो केशवानंद भारती वाद जो था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है, संविधान का अभिन्न अंग है या संविधान का एक भाग है और ये संशोधित हो सकता है। तो आज इसलिए मैं कह रहा हूं आपके सामने, अगर कोई पूछे कि क्या प्रस्तावना संशोधित हो सकती है, तो आप कह सकते हो कि प्रस्तावना संशोधित हो सकती है। तो कैसे संशोधित होगी? आर्टिकल 368 के तहत। ये भी हाल ही में पेपर में पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद से संविधान संशोधन से संबंधित है, तो आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना संशोधित हो सकती है, यानी कि विशेष बहुमत के द्वारा। और उसमें प्रस्तावना में अभी तक एक ही संशोधन हुआ है, उसमें 3 नए शब्द जोड़े थे, तो एक शब्द आपको उसमें मिल गया सोशलिस्ट, यानी कि समाजवादी। और समाजवादी विचारधारा जो है रूस की क्रांति से निकल के आती है। हमारे संविधान में काफी कुछ ये रूस के संविधान से निकल के आता है ढांचे से, तो हम आगे से समझ कर भी चलेंगे। फ्रांस की क्रांति का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखना बेरूबारीवाद में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं और संशोधित नहीं हो सकता है, जबकि केशवानंद भारतीवाद में कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है और संशोधित भी हो सकता है आर्टिकल 368 के तहत। और अभी तक कितनी बार प्रस्तावना संशोधित हुई है? तो अगर आपसे संशोधन पूछे तो एक बार प्रस्तावना संशोधित हुई, आपको सामने ही संशोधन दिखाई दे रहा है, 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के द्वारा। इसी संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान संविधान को पलटने की कोशिश की थी, तो यही उसकी कवायद थी। तो वहां 3 नए शब्द जोड़े गए जो आपके सामने है, समाजवाद यानी कि सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, इसको लेकर के बहुत बड़ा झगड़ा है धर्म और पंथ निरपेक्ष का, यानी कि सेकुलर, और तीसरा शब्द है अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी। तो ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। अभी मैं आपको बताते हुए चलूंगा, तो आप ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। खैर, तो समाजवाद विचारधारा है जहां पर जनता के हित की, जनता की भलाई की बात की जाती है, और रूसी विचार है और पूंजीवाद के उलट है। लेकिन भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, फिर भी इंदिरा गांधी का झुकाव समाजवाद की तरफ था। तो इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, राजाओं की पेंशन पे क्या लगा दी? रोक लगा दी, क्योंकि इंदिरा गांधी का झुकाव समाजवाद की तरफ ज्यादा आपको दिखाई देगा। तो तीसरा जो शब्द है वो सेकुलर। तो सेकुलर जो है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब यहां पर है कि भारत में भले ही हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, जो मेजॉरिटी है वो हिंदू मेजॉरिटी है, लेकिन सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, मुस्लिम है, ये माइनॉरिटी है। लेकिन भारत किसी विशेष धर्म को क्या नहीं देगा? कुछ तवज्जो नहीं देगा और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा, यानी कि सर्वधर्म संभाव की कल्पना भारत के अंदर की गई और यही सेकुलर शब्द या पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ठीक है, अब इसमें कई जगह पे विवाद हो जाता है कि धर्म निरपेक्ष। तो धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर यह है कि भारत में धर्म का मतलब एक ड्यूटी से भी माना जाता है, समुद्र की क्षत्रिय धर्म। तो अगर धर्मनिरपेक्ष हम शब्द कह दे तो वो ड्यूटी के विपक्ष में जाके कार्य करना होगा। बहुत इसका व्यापक महत्व, लेकिन फिलहाल आप इसको शॉर्ट में इस तरीके समझिए कि पंथ निरपेक्ष, और इंग्लिश में तो सेकुलरिज्म है। यूरोप में सेकुलरिज्म आया। सेकुलरिज्म का मतलब असल में यूरोप में यह है कि धर्म और राजनीति दोनों पृथक रहेंगे। धर्म राजनीति में हस्तक्षेप ना करे और राजनीति धर्म में हस्तक्षेप ना करे, जबकि भारत में समान दृष्टि से धर्म को देखने की बात की गई। आप ये भी कह सकते हो यूरोप में नो रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, राजनीति में नो रिलीजन। तो जब आप कहते हो विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्व रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर, यानी कि हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष।
और अगला जो शब्द आपको दिखाई देगा वो है डेमोक्रेटिक, यानी कि आपका लोकतांत्रिक या लोकतंत्र। अब ये लोकतंत्र क्या है, इसमें शब्द को भी तोड़ो, लोक या डेमोस और क्रेटोस, क्या सिस्टम है ये? लोकतंत्र है, जहां पर सरकार जो है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। और अगर उसे साधारण भाषा में आप अब्राहम लिंकन के गेटिसबर्ग की स्पीच से सुनो तो ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, यानी कि जनता का है, जनता के लिए, जनता के द्वारा ही है, तो उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। तो भारत में ध्यान रखना कि भारत का जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ये एक तरीका है डेमोक्रेसी का, यानी कि आप अपने लिए प्रतिनिधि चुनते हो, एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो, आप अपने लिए एमपी चुनते हो, अपने लिए एमएलए चुनते हो, और फिर वो एमपी और एमएलए आपके लिए कानून बनाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जबकि स्विट्जरलैंड जैसे देशों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ तरीके होते हैं, जिसमें से रिकॉल एक होता है, आपने जनमत संग्रह शब्द सुना होगा, ठीक है, जहां पे जनता ही कुछ डिसीजन को लेती है। तो भारत में तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, लेकिन स्विट्जरलैंड जैसे देशों में क्वेश्चन पूछता रहे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र काम करते हैं। और लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है सरकार जो है जनता द्वारा चुनी जाएगी। जैसे भारत एक लोकतंत्र है, ब्रिटेन एक लोकतंत्र है, अमेरिका आधुनिकतम लोकतंत्रों में सबसे महान है। लोकतंत्र की अवधारणा ग्रीस से ही आ जाती है, या यूनान की सभ्यता से ही आ जाती है। और अगला शब्द जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा इसमें रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी गणतंत्र। अब ये गणतंत्र और लोकतंत्र सुनने में तो जैसा लगता है, कई लोग इसे इंटरचेंजली भी यूज करेंगे, बदल राह में यूज करेंगे कि गणतंत्र लोकतंत्र एक ही है, जबकि दोनों के मायने अलग हैं। तो लोकतंत्र है सरकार जनता के द्वारा चुनी गई है, जबकि रिपब्लिक का अर्थ है राज्य का प्रमुख या देश का प्रमुख जनता के द्वारा चुना गया है। जैसे भारत में राष्ट्रपति जो है अनुवांशिक नहीं होता है, यानी कि हेरिडिटी पोस्ट नहीं है ये, राष्ट्रपति नहीं कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्र प्रमुख का पद जो है वो 5 साल के लिए होगा, या राष्ट्रपति के पद की जो है एक क्या होगी, समय सीमा होगी। जैसे अमेरिका में 4 साल, रशिया में 6 साल और भारत में 5 साल। तो राष्ट्रपति जो हमारा है, ठीक है, यानी कि जनता के द्वारा, डायरेक्ट जनता तो नहीं चुन रही, लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आके राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। और राष्ट्रपति अनुवांशिक नहीं है और उसका सीमित पदावधि है, तो हम कहते हैं कि भारत क्या है, एक गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश भी और गणतांत्रिक देश, यानी कि सरकार भी जनता के द्वारा चुनी गई और राष्ट्र प्रमुख भी जनता के द्वारा चुना गया है, जो एक सीमित अवधि के लिए रहेगा और अनुवांशिक उसका पद नहीं होगा। जबकि अगर हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल देखें तो ब्रिटेन में लोकतंत्र का है, जनता के द्वारा सरकार तो चुनी गई है, लेकिन जो वहां सिस्टम ऊपर है, राष्ट्र का जो प्रमुख है वो राजा या रानी है। इस समय आपने देखा होगा क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय वहां ब्रिटेन में रानी है, तो वो अनुवांशिक पद है और वो पद सीमा आपने देखा होगा सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली एलिजाबेथ द्वितीय। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि ब्रिटेन जो है वो रिपब्लिक नहीं है, जबकि ब्रिटेन डेमोक्रेटिक है, जबकि भारत डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। तो अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं करोगे। तो जो हमारा पहला ही हम कहते हैं कि भारत की प्रकृति किस प्रकार की होगी, तो भारत की प्रकृति होगी प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला भारत देश है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इन शब्दों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। उसके आगे जब हम प्रस्तावना में बढ़ेंगे तो कुछ अन्य शब्दों से हमारा सामना होगा। तो उसमें प्रस्तावना में ये बात भी कही गई है कि हम भारत के लोग भारत को इस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और साथ में जनता के लिए कुछ और कार्य भी करेंगे। और जनता के लिए क्या कार्य करेंगे, अब इस पैमाने पे जब आप आते हो तो आप देखोगे, आप पाओगे इसमें कई सारे विश्व के जितने भी महान क्रांतियां हुई उनके लगभग गुण आपको यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। जैसे एक शब्द आप देखोगे, अगर मैं प्रस्तावना किस तरीके से बोलूं, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्व रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू एंश्योर इट्स सिटीजन, यानी कि भारत के नागरिकों के लिए क्या एंश्योर करना कि यहां पर जस्टिस की भावना रहे, यानी कैसी भावना रहे, न्याय की भावना रहे। तो अगला जो महान शब्द आपको दिखाई देता है वो न्याय शब्द लिखा हुआ है। तो जस्टिस ध्यान रखना बच्चों, इसमें पूछेगा आपसे कितने प्रकार का जस्टिस या कितने प्रकार का न्याय। तो उसमें न्याय की जब अवधारणा है तो उसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, यानी कि एक सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिकल जस्टिस है और पॉलिटिकल जस्टिस है, यानी कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय। तो सोशल, इकोनॉमिकल और
पॉलिटिकल जस्टिस। तो आपको पता है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल करूं, पॉलिटिकल जस्टिस, सभी के पास मताधिकार है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिज्म कहते हैं या सार्वभौमिक मताधिकार। हर 18 से उम्र वाला अधिक वाला व्यक्ति, 18 साल से अधिक उम्र वाला व्यक्ति जो है वो चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है। वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, वो चुनाव में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। हमने जाति धर्म के आधार पर क्या नहीं बांटा है, वोटिंग के राइट्स नहीं बांटे। हमारे यहाँ वोटिंग है, वोट देने का जो अधिकार है वो केवल उनके आधार पर निर्धारित, और 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जो है वोटिंग कर सकता है। तो ये जस्टिस जो शब्द है। एक और इसमें बात ध्यान रखना कि जस्टिस की जो अवधारणा है या न्याय की जो अवधारणा है, ये 1917 की रशियन रिवॉल्यूशन से और रूसी क्रांति से ली गई है। रूस की क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन, और इस रूसी क्रांति का जो नेता था वो व्लादिमीर लेनिन था। तो व्लादिमीर लेनिन ने रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में किया, उसके बाद वहां पर यूएसएसआर, सोवियत संघ की स्थापना करी, और उसी सोवियत संघ के साथ भारत के अच्छे संबंध थे। 1971 में हमने उनके साथ मित्रता की संधि या ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप करी, और उसी का प्रभाव आपको दिखाई दिया। इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन करके, जो मैं आपसे कह रहा हूँ 42वां संविधान संशोधन करके 3 जो नए शब्द मिलाए थे, उनमें से एक शब्द जो था समाजवादी था। अब आप समझ रहे होंगे, चीजों को जोड़ के हुए देख रहे होंगे, तो समाजवादी शब्द तो मूल रूप से ये शब्द प्रस्ताव में नहीं था, ये सब संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसी तरीके से पंथ निरपेक्षता को भी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जबकि भारत आजादी स्वतंत्रता के बाद, संविधान बनने के बाद ही क्या था, पंथ निरपेक्षता। तो शब्द जोड़ने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जोड़ दिया गया, तो उससे संविधान में कोई भी बदलाव नहीं आया। तो अब इससे एक और पॉइंट याद रखोगे, इस प्रस्ताव में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना। केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे का ही सिद्धांत भी दिया गया था, उसको कभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक आप शब्द ध्यान रखना, जस्टिस, ठीक है। दूसरा इसमें एक शब्द आएगा आपका सामने, लिबर्टी, स्वतंत्रता। अब ये लिबर्टी या स्वतंत्रता जो है, ये आपकी 5 प्रकार की, यहां पे स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की लिबर्टी की इसमें बात की गई है। थॉट की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आपके पास विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये पूछता है कई बार पेपर में कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की लिबर्टी की बात इसमें की जाती है। दूसरा, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति जिसे हम कहते हैं। आगे जब आप संविधान में पढ़ोगे तो आर्टिकल 19 में भी आप उसे देखोगे, 19(1)(a) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहां पर फ्रीडम ऑफ थॉट या फिर लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन। फिर बिलीफ एक शब्द आएगा उसमें, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता या धर्म की स्वतंत्रता। फेथ यानी कि विश्वास, आप किस धर्म में या किसी भी सत्ता में विश्वास करते हैं, और वर्शिप। तो जैसे जस्टिस की बात हुई थी, न्याय की बात हुई थी, तो न्याय 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसी तरीके से जब लिबर्टी की बात होगी तो ध्यान रखना कितने प्रकार की लिबर्टी, 5 प्रकार की लिबर्टी। तो आपसे ये भी कह सकते हैं कि कौन सा प्रकार की लिबर्टी नहीं बात की गई है। तो थॉट की, आपके विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपके धर्म की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, और उपासना की स्वतंत्रता आपके सामने है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप हिंदी में मैं साथ में बोल रहा हूँ, तो मुझे लगता नहीं इसमें समस्या कुछ आपके सामने होनी चाहिए। तो लिबर्टी, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है कि कितने प्रकार की लिबर्टी, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता। और अगर आप पूछे न्याय कितने प्रकार का, तो न्याय आपका 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, ठीक है। तीसरा शब्द जब आप इसमें देखते हो, इक्वालिटी, समानता या समता भी हम कई जगह में लिखते हैं, तो समता या इक्वालिटी। तो इक्वालिटी जब आप देखोगे तो इक्वालिटी 2 प्रकार की इक्वालिटी की बात की है, जिसमें इक्वालिटी होनी चाहिए स्टेटस में, और सबको समानता मिलनी चाहिए, अवसर मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर के साथ आपके समान अवसर होने चाहिए, और सबका स्तर भी क्या होना चाहिए, समान स्तर होना चाहिए। तो इक्वालिटी की भी यहां पर बात की जाती है। समान में क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, और वही उसको लेकर के ये भी एक विचार जो है आगे हम देखेंगे किस क्रांति में निहित है। और चौथा जो मुख्य शब्द आपको दिखाई देगा इसमें, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व जिसे हम कहते हैं। अभी बंधुत्व क्या है, बंधुत्व भाईचारा होना चाहिए हमारे बीच में, ठीक है। अभी जैसे भारत में आप देखोगे कभी हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं, कभी कोई समस्या हो जाती है, तो इसका जो जवाब है वो क्या है, फ्रेटर्निटी है, यानी कि
बंधुत्व उसका जवाब है। तो जब आप इन शब्दों को देखते हो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो आपके दिमाग में एकदम से कुछ खटकता है, या स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, तो आपके दिमाग में खटकता है कि ये तो किसी रिवॉल्यूशन का विचार लगता है। ये बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, ये रिवॉल्यूशन, किस रिवॉल्यूशन का, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का विचार है। जैसे हमने रूसी रिवॉल्यूशन देखा, तो यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांस की क्रांति। तो आपसे पूछ सकता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ, तो 1789 में बासिल के पतन के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो प्रमुख नारा था वो यही था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। तो इसी से जोड़ करके आप देखो तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था, वो उसी से प्रभावित था आपकी फ्रांस की क्रांति से। या फिर आप देखो अमेरिका के पास स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसने गिफ्ट करा, फ्रांस ने गिफ्ट करा, तो ये विचार जो है फ्रांस की क्रांति से निकल गया। तो देखो प्रस्ताव में दो प्रमुख विचार, रूस की क्रांति से जस्टिस का विचार और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का विचार। तो उस क्रांति को जब आप कभी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना व्यापक लिबर्टी और इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का मुद्दा है। तो इससे प्रस्ताव में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम वहां पर देखते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां पर आप समझ गए होंगे। तो जब भारत के नागरिकों के लिए क्या इंश्योर करा हम लोगों ने, तो हमने इंश्योर किया है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो जब ये मुद्दा हुआ तो यहां से फिर हम अब जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमें आगे दिखाई देता कि आगे हम अपने आप को ही आत्मार्पित संविधान को कर रहे हैं। तो आगे का जो शब्द है कि हम अपने आप को, हम इस संविधान को क्या करते हैं, या इस संविधान को आत्मार्पित कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं, एनेक्ट कर रहे हैं, गिव टू अवरसेल्फ, यानी कि एडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें फिर एक तारीख दिखाई देगी, ऑन दिस डेट ऑफ 26 नवंबर 1949। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, प्रस्ताव में लिखित जो तारीख है वह है 26 नवंबर 1949। कहीं आप गलती से उसे 26 जनवरी 1950 न कर दें। तो ये जो अगर आपसे पूछे कि कब आत्मार्पित किया गया, एडॉप्ट कब किया गया, एनेक्ट कब किया गया, तो अब ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 की तिथि उसमें काम करेगी। तो 26 नवंबर 1949 अब किस रूप में मनाया जाता है, अब ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, तो 26 जनवरी तो आप जानते हो। अगर आप संविधान दिवस पूछते हो तो 26 नवंबर। और इसी दिन प्रस्तावना के आने के बाद या इसके लागू होने के बाद कई सारे आर्टिकल्स ऐसे संविधान के थे जो क्या हो गए, लागू हो गए उसी के साथ। ठीक है, तो ये आपका है प्रस्तावना का मुद्दा। तो प्रस्तावना का जो बेसिक बैकग्राउंड आप समझ गए, इसमें जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए, उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना की नींव बना। फिर प्रस्तावना को लेकर के विवाद ये हुआ कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा, तो उसमें बिरूवाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं की दिमागी पूंजी तो, लेकिन संविधान का भाग नहीं। लेकिन 1973 में अपने पुराने केस को या अपने पुराने फैसले को पलटते हुए, क्योंकि 13 जजेस की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी उस समय सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और उसे संशोधित किया जा सकता, मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना। 1973 में मूल ढांचे का सिद्धांत भी केशवानंद भारती के बाद में आया था। तो प्रस्तावना संशोधित हो सकती, तो 1976 में हमने प्रस्तावना को संशोधित किया 42वां संविधान संशोधन के तहत 368 आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए। तो उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पननिरपेक्ष, अखंडता, यानी सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 नए शब्द इसमें मिलाए गए। तो ये यहां से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर आपको इसके बारे में पूछे तो ये भी पूछा कि संविधान की आत्मा जो है वो किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा किसे, प्रियम्बल को ही प्रस्तावना को कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा सा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से जब आप अपने सामने प्रस्तावना रख के पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, तब आप काफी चीजों को समझ लेंगे, उसमें स्तर पर आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।